ये साथियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 1 का 7वां भाग। इसमें अपने को पढ़ना है क्या होता है जबकि वाले प्रश्न। तो इसके अंतर्गत प्रश्न दिया है क्या होता है जबकि। क्या होता है जबकि मतलब जब हम पदार्थों की क्रिया कराते हैं तो उस समय हमको जो उत्पाद मिलेगा, पदार्थों की क्रिया कराने का मतलब है अभिकारकों की क्रिया कराना। तो उनसे जो मिलेगा उत्पाद वो क्या मिलेगा वो देखना। अगर कुछ अभिक्रिया होती है तो उसको लिखना, नहीं होती है तो फिर हम लिख सकते हैं कि कोई क्रिया नहीं होती। तो क्या होता है जबकि, इस तरह के प्रश्न भी पेपर में आते हैं और वो हमसे बनना भी चाहिए। तो इसके अंतर्गत इसमें एक खास बात और है कि इसमें वाक्य भी लिखना पड़ता है, लेकिन आप पहले अभिक्रिया को लिख लो और उसके आधार पर फिर मन से वाक्य जमा। जैसे ये प्रश्न अभी आप देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा आपको। जैसे लिखा है क्या होता है जबकि, तो सबके लिए कॉमन वाक्य हो गया क्या होता है जबकि। व्हाट हैपेंड व्हेन जिंक धातु का टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलेन में डुबाते हैं। तो जिंक धातु का टुकड़ा यानी एक प्रकार से जिंक को हम लेंगे, तो हम ले लेते जिंक, हमने ले लिया जिंक धातु का टुकड़ा। और जिंक सॉलिड होता है तो हम यहाँ लिख सकते हैं सॉलिड, नहीं लिखा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिंक धातु का टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, CuSO4 का विलयन बोला है, विलयन का मतलब एक्वस। तो जिंक धातु का टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते, मतलब दोनों की क्रिया कराएं। तो देखना है कि जब जिंक धातु का टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या होता है, क्या अभिक्रिया होती है इसमें। तो जिंक धातु का टुकड़ा हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे और कॉपर सल्फेट जो है इसको नीला तोता कहते हैं, इसका रंग नीला होता है, नीला रंग होता है इसका, या नीले रंग का विलयन होता है ऐसा कह सकते हैं। अब क्या होता है, सक्रियता श्रेणी जो हम लोगों ने पढ़ी थी, उस सक्रियता श्रेणी में हमने देखा था कि कुछ तत्वों को क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा है, यानी ज़्यादा क्रियाशील तत्वों को ऊपर रखा है और कम क्रियाशील जो तत्व होता है उसको नीचे रखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जिंक और कॉपर, तो इन दोनों में से जो जिंक है वो सक्रियता श्रेणी में कॉपर के पहले आता है, जिंक कॉपर के पहले आता है। और जिंक पहले आता है और पहले आने वाला जो तत्व होता है सक्रियता श्रेणी में वो बाद में आने वाले तत्व को यानी कॉपर को उसके यौगिक में से हटा सकता है। मतलब ये अभिक्रिया होगी आगे। कैसी अभिक्रिया होगी, यहाँ बनेगा ZnSO4 एक्वस, और यहाँ से कॉपर सॉलिड अलग हो जाएगा। और जब ये बनेगा तो ये विलयन जो है, जो नीले रंग का विलयन था वो हो जाता है रंगहीन। इस तरह से क्रिया होती है। अब हमने जो ये अभिक्रिया लिखी, इसको अगर हमको वाक्य लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, मन से हम इसका वाक्य लिख सकते हैं कि हम लिखेंगे कि जब जिंक धातु का टुकड़ा कॉपर सल्फेट के, अब कॉपर सल्फेट का विलयन नीला है तो हम लिख सकते हैं, नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं। कॉपर सल्फेट के नीले
रंग के विलयन में डुबाते हैं या डालते हैं, जो भी लिखना है डालते हैं, तो विलयन का रंग उड़ जाता है। मतलब उड़ जाता है का मतलब नीले रंग से रंगहीन हो जाता है, इसको हमने लिखा उड़ जाता है। और जिंक सल्फेट का विलयन व कॉपर बनता है या बनाता है। ये वाक्य मन से लिखे जाते हैं, इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप कैसा लिखना। मैंने अपने मन से वाक्य लिखा, आप सीधा सीधा ये भी लिख सकते हो कि जब जिंक धातु का टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर प्राप्त होता है। रंग का नहीं लिखना है तो नहीं लिख सकते, यानी मन से लिखा जाता है वाक्य। और अभिक्रिया पहले लिख लो, 2-4 लाइन छोड़ दो, उसके बाद ही वाक्य जमा लो अपने हिसाब से। अब अगला देखते हैं। अगला है एल्यूमिनियम धातु का एक टुकड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है। तो इसको भी देख लेते हैं। एल्यूमिनियम धातु का टुकड़ा, ये हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम एल, ये सॉलिड होता है। एल्यूमिनियम धातु का एक टुकड़ा तनु यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। और मैंने आपको बताया था इसके पहले के वीडियो में कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात होगी तो वहाँ पे विलयन के बारे में बात की जाएगी, और हाइड्रोजन क्लोराइड शब्द आता है तो गैस के बारे में बोलता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आया मतलब ये तो विलयन है। तनु मतलब पतला, जैसे अगर एक गिलास पानी में आप थोड़ी सी शक्कर डाल दो तो विलयन जो बनेगा वो तनु बनेगा, पतला, जिसको कहते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन लेना है यहाँ पे HCl, ये लेना एक्वास होगा, ये इनकी क्रिया होगी। तो एल्यूमिनियम धातु का टुकड़ा है और उसको हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं, नहीं इसमें डालते हैं। फिर बात आती है विद्युत रासायनिक श्रेणी की, यानी सक्रियता श्रेणी की। सक्रियता श्रेणी में जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के ऊपर है। सक्रियता श्रेणी अगर आप देखोगे तो उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के ऊपर है, और हाइड्रोजन के ऊपर है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोजन को हटाएगा यहाँ से, यानी हाइड्रोजन गैस मिलेगी। जनरली ये होता है कि जो धातु ये सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर आती है वो अम्लों से क्रिया करती है, और अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। तो यहाँ पे बनेगा AlCl3 एक्वस, और प्लस बनेगी हाइड्रोजन गैस है ना, ऊपर का तीर का चिन्ह कर सकते हो या G लिख सकते हो। तो ये अभिक्रिया हो गई, ठीक है। और ये इसका जो विलयन बनता है ये भी रंगहीन होता है। तो इसको, ये तो अभिक्रिया हो गई, इसको हमको संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए हमको यहाँ ये देखना पड़ेगा कि एल्यूमिनियम दोनों तरफ एक एक है, ठीक है। उसके बाद में क्लोरीन 3 है तो यहाँ 3 लगा दो, तो क्लोरीन दोनों तरफ 3 हो गए, इधर भी 3 हो गया, इधर भी 3 हो गया। अब हाइड्रोजन बचा, यहाँ 3 है तो 3 विषम है तो यहाँ 3/2 लिखना पड़ेगा। इसे 2 से 2 कटेगा, 3 बचेगा। तो ये अभिक्रिया हो गया। अब इसको लिखना है तो आप मन से लिखो। कैसे? जब एल्यूमिनियम धातु का एक टुकड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में
डाला जाता है तब एल्यूमिनियम क्या करता है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, ऐसा लिख सकते हैं। तब एल्यूमिनियम हाइड्रोजन गैस को अम्ल में से विस्थापित कर देता है। और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि वाक्य आप मन से लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको जैसा मैंने लिखा है ऐसे ही आप लिखें, अभिक्रिया बस सही होनी चाहिए। अगला देखिए, अगला है सिल्वर धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। अब सिल्वर धातु का टुकड़ा लेते हैं, सिल्वर का संकेत होता है Ag, सिल्वर का संकेत Ag होता है, तो हम लेते हैं Ag और ये सॉलिड होता है। सिल्वर धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 का विलयन लेते हैं, तो ये एक्वास होगा, उनकी क्रिया कराना है। अब आप देखो, फिर से बात आती है सक्रियता श्रेणी की। सक्रियता श्रेणी अगर आपको याद है तो ये बहुत आराम से आपसे बनेगा। देखो, सक्रियता श्रेणी में सिल्वर कॉपर के बाद आता है, और जो बाद में आने वाला तत्व होता है वो पहले आने वाले तत्वों को नहीं हटा सकता। तो इससे ये पता चलता है हमको सक्रियता श्रेणी के आधार पर कि सिल्वर कॉपर को तो हटा ही नहीं पाएगा, और जब हटा ही नहीं पाएगा तो हम लिखेंगे कोई क्रिया नहीं होगी, कोई क्रिया होगी ही नहीं। जबकि देखने से ऐसा लगेगा कि क्रिया हो जाएगी और कॉपर निकल जाएगा, लेकिन नहीं। जब तक आप सक्रियता श्रेणी तैयार नहीं करेंगे तो ये फंडा आप नहीं समझ पाएंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वाक्य, जब आप भी अपने हिसाब से आप बना के देख सकते हो कौन से, जब सिल्वर धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तब कोई क्रिया नहीं होती, कोई क्रिया होगी ही नहीं, इसलिए हमने लिख दिया कोई क्रिया नहीं होती। फिर उसके बाद है अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में बोला है क्या होता है जब। अब इसमें भी क्या होता है जब, इसके भी वाक्य बनेंगे इसमें भी, लेकिन हम क्या करेंगे डायरेक्ट अभिक्रिया लिख देंगे, इसमें हम वाक्य को नहीं लिखेंगे। वाक्य आप बना लेना अपने मन से, एक बार बना के दिखा दिया मैंने, अब आप बना के देख लेना। तो प्रश्न में बोला है क्या होता है जबकि दानेदार जिंक की अभिक्रिया निम्न तनु विलयनों के साथ की जाती है। तनु विलयन दिया आपको, जैसे तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है, तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु HNO3 नाइट्रिक अम्ल, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये भी तनु विलयन लेना है, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इन पांचों के साथ अपने को देखना है दानेदार जिंक की। अब दानेदार मतलब दाने के आकार के रहेंगे, लेकिन है जिंक Zn है, ठीक है। तो जिंक के साथ क्रिया करना है इन पांचों की, और पांचों में से जिसकी अभिक्रिया होती है उसकी अभिक्रिया अपने को लिखना है, और अगर नहीं होती है तो फिर नहीं लिखना। तो यही बोला है कि यदि अभिक्रिया होती है तो उसका रासायनिक समीकरण भी लिखें, ठीक है।
इसमें वाक्य भी हम दे सकते हैं, लेकिन हम वाक्य छोड़ देंगे, हम आप लोगों के लिए छोड़ेंगे, आप ट्राई करना उनके वाक्य। तो हमने लिखा दानेदार जिंक की अभिक्रिया, जिंक को जस्ता भी कहते हैं। तो पहली अभिक्रिया हमारी है तनु H2SO4 के साथ। ये देखिए जिंक लिया हमने, दानेदार जिंक है तो सॉलिड होगा, ये बाद में लिख देंगे हम अवस्थाएं। जिंक की क्रिया H2SO4 के साथ करते हैं, H2SO4 के साथ करते हैं। तो यहाँ पे जिंक और हाइड्रोजन है, तो जिंक जो है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर आता है, और हाइड्रोजन के ऊपर आने के कारण जिंक जो है इसमें से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और बनाएगा जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, गैस है ये, ऐसा दिखा सकते हैं। क्योंकि जिंक जो है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर आता है, और जनरली होता यह है कि जो धातु ये सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर आती है, वो जब अम्लों से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस देती है। ये सॉलिड होगा, ये एक्वास होगा, ये भी एक्वास होगा, ये होगा गैस। तो मेन प्रोडक्ट हमारा ये बन गया, इसका नाम हम लिख देते हैं जिंक सल्फेट। ठीक है, जिंक सल्फेट। वाक्य आप लिख लेना मन से, क्या लिखेंगे कि जब जिंक धातु की क्रिया या जब दानेदार जिंक की क्रिया तनु H2SO4 के साथ की जाती है, तब जिंक H2SO4 में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट बनाता है। लिख सकते हो आप। अगला है तनु HCl के साथ क्रिया। देखिए तनु HCl के साथ क्रिया करना है। तनु HCl के साथ करना है, जिंक लेते हैं सॉलिड, HCl में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया एक्वास होगा। यहाँ पर भी ये जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, हाइड्रोजन गैस, ऊपर का तीर का चिन्ह से भी दिखा सकते हैं, और बनाएगा जिंक क्लोराइड ZnCl2। ठीक है, ये होगा एक्वास। ZnCl2 का नाम है जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड इसका नाम होगा। अभिक्रिया को संतुलित करना है तो यहाँ हम लगा देंगे 2, अभिक्रिया हो जाएगी संतुलित। इसका भी वाक्य आप लिख के देख लेना, और नहीं लिखा अभिक्रिया मेन होती है, चलेगा, वाक्य नहीं लिखा तो भी, बट ट्राई करना आप जरूर। इसके बाद देखिए अगला है तनु HNO3 के साथ क्रिया। तो ये थोड़ा ध्यान से समझना है। जिंक की क्रिया करना है, दानेदार जिंक सॉलिड लिख लेते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं, एक्वास होगा। तब यहाँ बनता है जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस। साथ में बनेगा यहाँ जल H2O, और बनेगा N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लॉफिंग गैस भी कहते हैं। तो ये अभिक्रिया होगी। जिंक यहाँ पे सॉलिड है, नाइट्रिक अम्ल एक्वास है, फिर उसके बाद ये जिंक नाइट्रेट है, ये जिंक नाइट्रेट होगा एक्वास, H2O ये लिक्विड होता है, और जैसा कि मैंने कहा लॉफिंग गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O हटाने वाली गैस है, तो ये N2 होगा। अब ये अभिक्रिया को संतुलित करना है, तो इस अभिक्रिया को आपको अगर संतुलित करना है तो इसमें अगर आप चेक करेंगे इधर इस अभिक्रिया में, ये अभिक्रिया थोड़ी कठिन है, संतुलित करने में थोड़ी कठिनाई होगी। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये अभिक्रिया आप तभी संतुलित कर पाओगे जब यहाँ नाइट्रिक अम्ल आप 10 लें, क्योंकि वही ट्राई करना पड़ेगा। नाइट्रिक अम्ल 1 लेंगे तो नहीं होगी, 2 लेंगे तो नहीं होगी, 3 लेंगे तो, यानी ऐसा करते जाएंगे। हाँ, ऐसा करते करते आप ये जब देखेंगे कि नाइट्रिक अम्ल जब 10 लगेंगे तो ही अभिक्रिया संतुलित हो पाएगी, और जिंक इसमें लगेगा 4। इसमें ज़्यादा
प्रयास करना पड़ेगा। तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया कि जब जिंक आप 4 लेंगे और नाइट्रोजन में जब आप 10 लेंगे तभी अभिक्रिया संतुलित हो पाएगी। हम देखो इधर जिंक 4 होने से यहाँ हम 2 लगा देते हैं, जिंक दोनों तरफ 2 हो गए। जिंक को संतुलित करने के बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ है 10 है तो यहाँ लगा देते 5, हाइड्रोजन 10 हो गए, दोनों तरफ देखो हाइड्रोजन 10 हो गए। उसके बाद में हम देख लेते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन को अगर देखें तो यहाँ पर 2 नहीं 4 लगेंगे, 4 लगेंगे, जिंक 4 हो गए ना दोनों तरफ। अब नाइट्रोजन को देखेंगे, नाइट्रोजन यहाँ 10 है तो यहाँ देखो नाइट्रोजन यहाँ 2 और 2 4 8, 8 हो गए 10, नाइट्रोजन संतुलित। ऑक्सीजन को देखना है, ऑक्सीजन है 10 गुणा 3 30, यहाँ देखो 3 दूनी 6, 6 गुणा 4 24, 24 और ये 5 ऑक्सीजन 29 और ये 21। तो ये थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा कि इसमें बहुत प्रयास करने के बाद ये 4 और 10 पे आप पहुँचे, यानी बाकी अभिक्रिया जितनी उत्तर करनी पड़ी होती है उससे थोड़ी सी अलग है। तो ये कोशिश करने से बन जाएगा आपसे। तो ये जो है इसका नाम है जिंक नाइट्रेट। उसके बाद में अगली अभिक्रिया है हमारी NaCl विलयन के साथ तनु नमक। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड नमक कहते हैं इसको, इसका भी तनु विलयन लेंगे। पानी में थोड़ा नमक मिला के इसका विलयन बना देंगे। तो जिंक लिया हमने सॉलिड, NaCl का विलयन लेंगे एक्वस, एरो। अब देखो ये अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी। फिर आते हैं सक्रियता श्रेणी पर। सक्रियता श्रेणी में अगर आप चाहेंगे सोडियम पहले आता है जिंक, यदि जिंक आता है बाद में, सक्रियता श्रेणी में जिंक आता है बाद में, और बाद में आने वाला तत्व पहले आने वाले तत्वों को नहीं हटा सकता, तो यहाँ पे कोई क्रिया नहीं होगी, कोई क्रिया नहीं। अच्छा, इसे आप एक लॉजिक ये लगा सकते हैं कि कोई क्रिया नहीं होती, मतलब आप जिंक के बर्तन में नमक का विलयन रख सकते हैं, क्योंकि क्रिया नहीं करता। तो नमक का विलयन अगर जिंक के बर्तन में रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, क्योंकि क्रिया करते ही नहीं। तो सक्रियता श्रेणी बहुत काम की है, क्योंकि उससे बहुत कुछ बातें क्लियर होती है, इसलिए उसको याद जरूर कर लेना ट्रिक के माध्यम से। मैंने ट्रिक आपको बताया था, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। और एक और रिएक्शन हम लेते हैं NaOH विलयन के साथ में, तो क्लियर नहीं हुई यहाँ पे। जिंक लेते हैं सॉलिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका विलयन लेते हैं, ठीक है। अब ये जब क्रिया करता है तो इससे बनता है Na2ZnO2, ये होगा एक्वस और यहाँ मिलेगी हाइड्रोजन गैस, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न थे, इसको मैं देखा, आप इसको तैयार कर लेना। थैंक यू।